नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हमेशा की तरह सत्ते पे सत्ता, यानी 7 अहम खबरें और उनसे जुड़ी अहम जानकारियां। आज आपको पहले जिनपिंग एंड टीम का दर्द दिखाएंगे, जिसकी वजह है सलमान खान और उनकी फिल्म बैटल ऑफ गलवान, जिसकी पहली झलक से ही चीन तड़प गया है। इसे लेकर जिनपिंग ने अपनी टीम को प्रोपेगेंडा वाली फायरिंग करने का क्या आदेश दिया है, मिस मत कीजिएगा। फिर बड़ा सवाल, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर पर 11वें ड्रोन से हमला करने वाला कौन हो सकता है? यह ऐसी घटना है जिसने दुनिया को हिला दिया। पीएम मोदी चिंता में हैं और ट्रंप गुस्से में, लेकिन एक सवाल ट्रेंड कर रहा है, क्या 2026 में युद्ध और भयंकर होने वाला है? इसके बाद एक शुद्ध राजनीतिक कुंजी सत्ता के बंगाल एक्सटेंशन पर होगी, जिसमें आमने सामने हैं गृह मंत्री अमित शाह और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। दोनों के बीच घुसपैठिए, दुर्योधन और शकुनी जैसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। एक बड़ी खबर दिल्ली से भी, जहां कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, क्योंकि इसी साल बंगाल में चुनाव भी होने हैं। इस लिहाज से इस मीटिंग के राजनीतिक मायने, उसका पॉलिटिकल एनालिसिस अपने अपने मुताबिक होने लगा है। बड़ी खबर बांग्लादेश से भी है, जहां एक और हिंदू की हत्या हुई। मायमन सिंह जिले में नोमान मियां नाम के शख्स ने 40 साल के विजेंद्र विश्वास को मार डाला। विजेंद्र और नोमान एक फैक्ट्री में काम करते थे। बीते 12 दिनों में बांग्लादेश में तीसरे हिंदू की हत्या है। बांग्लादेश से एक और अपडेट, वहां की पहली महिला प्रधानमंत्री और बीएनपी की प्रमुख खालिदा जिया आज नहीं रही। वो 80 साल की थीं और पिछले करीब 20 दिनों से वेंटिलेटर पर थीं। खबर है उनके जनाजे में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर भी ढाका जा रहे हैं। एक और अपडेट जम्मू कश्मीर से, जहां डोडा और किश्तवाड़ के जंगल में इस वक्त भारतीय सुरक्षा बलों का जबरदस्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पूरे इलाके को घेरकर चप्पा चप्पा छाना जा रहा है। यहां कई आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। लेकिन सत्ता में आज सबसे पहले आपको शी जिनपिंग और उनकी टीम का दर्द दिखलाने वाले हैं, जो बॉलीवुड की एक फिल्म के फर्स्ट लुक से उभर आया है। कुछ दिन पहले तक ऐसा ही दर्द चीन के सामने दंडवत रहने वाले पाकिस्तान को हो रहा था, लेकिन अब बेचैनी की तरंगें चीन तक पहुंच गई हैं। बस फिल्म का नाम बदल गया है। हमने आपको दिखाया था बॉलीवुड की फिल्म धुरंधर ने कैसे पाकिस्तान और उसकी सत्ता को धुआं धुआं कर दिया। फिल्म के एक एक डायलॉग और सीन से कैसे पाकिस्तान तड़प गया। लेकिन अब भारत के एक और पड़ोसी देश चीन को बड़ी मिर्ची लग रही है। वजह है सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर। इसीलिए प्रोपेगेंडा की स्याही से जिनपिंग की शान में आर्टिकल लिखने वाले ग्लोबल टाइम्स के एडिटर्स सहमे हुए हैं। इस फिल्म के टीजर से चीन के प्रोपेगेंडा प्रमुख घायल हो गए, या यूं कहें कि अंदरूनी चोटें पहुंच गई हैं। इसीलिए सबसे पहले बैटल ऑफ गलवान के फर्स्ट लुक से चीन के सत्ताधारियों की तड़प जरा देखिए, जिन्होंने सिर्फ टीजर देखकर ही सच्चाई और तथ्यों से उचित दूरी बना ली और संप्रभुता की दुहाइयां दे रहे हैं। चीन का ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि किसी फिल्म में बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई कहानी ना इतिहास बदल सकती है और ना ही अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए पीएलए के संकल्प को हिला सकती है। 2020 में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प पर आधारित बताई जा रही फिल्म बैटल ऑफ गलवान का फर्स्ट लुक देखकर चीन बॉलीवुड पर भी भड़का हुआ है। अखबार में लिखा है कि भारत में फिल्मों का इस्तेमाल राष्ट्रवादी भावनाएं भड़काने के लिए होता है। ग्लोबल टाइम्स के इस आर्टिकल में झूठी डायलॉग बाजी भी है और लिखा गया है कि गलवान में पहले भारतीय जवानों ने बॉर्डर क्रॉस किया था, जबकि चीन के सैनिकों ने सिर्फ अपने हितों की रक्षा की थी। मतलब 5 साल पहले वो बॉर्डर का युद्ध था, लेकिन 5 साल के बाद ये फिल्म और वीडियो वाला युद्ध है, जिसमें चीनी सैनिकों के सामने सलमान खान को एक डंडे के साथ देखकर चीन को बहुत गुस्सा आ रहा है। तो वैसे आप सोच रहे होंगे कि आखिर सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान का एक टीजर चीन को इतना कैसे चुभ गया। तो वजह भी इसकी समझ लीजिए। चीन के ग्लोबल टाइम्स के एडिटर्स डरे हुए हैं कि कहीं फिल्म में चीनी सैनिकों को डंडे से मार खाता ना दिखा दिया जाए, जैसा कि सलमान के हाथों में नजर आ रहे डंडे को लेकर अंदाजा भी लगता है। कहीं पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवान भारतीय सैनिकों के हाथों पिटते हुए नजर ना आए, उनका एक और डर है। कहीं फिल्म में चीनी सैनिकों को भारत की पिटाई से लहूलुहान न दिखा दिया जाए, डर का एक और पहलू। फिल्म में कहीं ऐसा कोई सीन ना हो जिससे पीएलए के सैनिक भारतीय सैनिकों के आगे गिड़गिड़ा रहे हों और यह ना दिखाया गया हो कि फिल्म में चीनी सैनिक भारतीय जवानों को पीठ दिखाकर भाग रहे हैं। ये तमाम डर हैं। इसीलिए सलमान खान के हाथों में डंडा देखकर ग्लोबल टाइम्स के एडिटर्स और चीन के प्रोपेगेंडाधारियों को पसीना आ रहा है। लेकिन बैटल ऑफ गलवान के टीजर से चीन के तड़पने की लिस्ट बड़ी लंबी है। असल में जिनपिंग और उनकी टीम को यह लग रहा होगा कि जो सच छिपाने की उन्होंने पूरी शिद्दत से कोशिश की थी, वो अब दुनिया में इतनी बड़ी स्क्रीन में दिखाई देगा।
क्योंकि चीन आज भी गलवान में अपने सैनिकों की मौत कबूल नहीं करता है। सच यही है कि गलवान की झड़प में चीन के सैनिक बड़ी संख्या में मारे गए थे। जिनपिंग को यह भी डर होगा कि गलवान में चीनी सैनिकों के विश्वासघात का सच दुनिया जान जाएगी। साथ ही चीन की कूटनीति और धूर्त नीति में कितना फर्क है यह सामने आ जाएगा। इसीलिए अभी से जिनपिंग ने अपनी टीम को काम पर लगा दिया है, जिसने बैटल ऑफ गलवान के खिलाफ एजेंडे की गोलियां चलानी शुरू कर दी। चाइना को तो कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए। जो सलमान खान की फिल्म आई है वो रियल में दिखाया गया है कि गलवान में क्या होता है और क्या होने वाला है। फिल्म भारत में बनी है, दुख चाइना को हो रहा है। हमें ऐसा लगता है कि जो यहाँ के पप्पू हैं कांग्रेस के, उन्होंने चाइना के कान में कुछ भर दिया है कि गलवान में गलत हो रहा है, क्योंकि वो पहले से भी सपोर्ट करते आए हैं। कांग्रेस हो या दूसरी कई पार्टी हैं जो चाइना के हक में बात करती है, वो उसी को देखते हुए चाइना ये आवाज़ उठाई। जो हमारी सॉफ्ट पावर है उसका महत्व देखिए कि चीन भी समझता है कि भारत के सिनेमा का असर पूरे दुनिया में पड़ेगा, इसलिए चीन इस पर टिप्पणी कर रहा है। दूसरी बात, चीन को मेरे अनुसार उनका सुझाव है कि वो वास्तविकता पे ध्यान दे और एक्चुअल जो है भारत से रिश्ते सुधारने पे ध्यान दे, बातचीत के रास्ते पे आए और जो है इस प्रकार की सिनेमा के ऊपर टिप्पणी ना करे। तो चीन की राजनीति रही हमेशा हमारे देश के भारत के विरोध की रही। चीन हमारे देश में अपना सामान तो बेचना चाहता है, लेकिन हमारे देश को समृद्ध नहीं देख सकता। तो सलमान खान एक अभिनेता है, उन्होंने अपनी फिल्म के माध्यम से जो सच्चाई अगर दिखानी चाहिए, फिल्म तो 2026 में रिलीज होगी, लेकिन अभी से चीन में एक प्रकार से डरे हुए हैं लोग कि भारत सच्चाई न दिखा दे। गलवान में चीनी विश्वासघात की कहानी दिखाने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान अप्रैल 2026 को रिलीज होगी, लेकिन इसके टीजर से ही चीन को तीखी मिर्ची लग गई है। हम आपको गलवान की उस झड़प का एक फ्लैशबैक भी दिखाते हैं, जब 15-16 जून 2020 की रात पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 14 पर डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया के दौरान चीनी सैनिकों ने विश्वासघात किया था और भारतीय दल पर हमला किया था। झड़प के दौरान एक भी गोली नहीं चली थी, लेकिन लोहे की छड़ें, पत्थर और कीलदार डंडे इस्तेमाल हुए थे। इस हमले में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे। चीन के भी कई सैनिक मारे गए थे, लेकिन आज तक चीन उस सच से दूरी बनाकर रखता है। चीन कहता है कि इस झड़प में उसके सिर्फ 4 सैनिकों की मौत हुई थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स चीन के इस पाखंड को सामने लाती हैं। ऑस्ट्रेलिया की न्यूज साइट द क्लैक्सन फरवरी 2022 में इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट लेकर आई थी। इसमें दावा था कि गलवान झड़प में चीन के 4 नहीं बल्कि 38 सैनिक मारे गए थे। अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक ने भी 2021 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें दावा था कि झड़प में 60 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए। अब चीन को इसी बात का डर सता रहा है कि उसका झूठ दुनिया में फिर बड़ी स्क्रीन पर दिखाई देगा और लोगों को पता चल जाएगा कि चीन का विश्वास कूटनीति नहीं बल्कि धूर्त नीति पर है। बैटल ऑफ बंगाल 2026 की बातें भी कर लें, जहां चुनावी युद्ध के किरदार महाभारत की तर्ज पर तय किए जा रहे हैं और महाभारत की बाण वर्षा की तरह ही बयान वर्षा भी शुरू हो गई। एक तरफ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हैं, तो दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह। दोनों तरफ से तीखे तीखे बयानों वाले बाण मारे जा रहे हैं। अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने ममता बनर्जी पर घुसपैठियों वाला राजनीतिक ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिसके बाद ममता बनर्जी ने दुर्योधन, दुशासन और शकुनी वाला किरदार तय कर दिया। ये सारे शब्द आज बंगाल से लेकर दिल्ली के राजनीतिक सर्कल में काफी चर्चा में है। कुल मिलाकर दोनों तरफ से 2026 के विधानसभा चुनाव का पहला ट्रेलर आज रिलीज कर दिया गया, जिसमें जो शब्द मैंने आपको बताए उन शब्दों को बहुत स्पेस दिया जा रहा है। दरअसल अमित शाह विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कल बंगाल पहुंचे थे और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता बनर्जी पर घनघोर हमला किया। ममता बनर्जी आज बांकुड़ा में रैली कर रही थी, उन्होंने भी अमित शाह के हमले का भरपूर जवाब दिया। अमित शाह ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार घुसपैठ रोक नहीं पा रही। ममता बनर्जी ने जवाब दिया कि अगर घुसपैठ बंगाल में हो रही है तो क्या पहलगाम में हमला आपने कराया था? अमित शाह ने यह भी दावा किया कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो यहां परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। ममता ने इसका जवाब काफी तीखे अंदाज में दिया और कहा कि शकुनी का चेला दुशासन बंगाल में जानकारी जुटाने आया है। जैसे ही चुनाव आते हैं दुशासन और दुर्योधन दिखाई देने लगते हैं। कुल मिलाकर आज अमित शाह और ममता बनर्जी का राजनीतिक मूड काफी हमलावर था। इस पर हमने सत्ता की राजनीतिक कुंजी भी तैयार की है, जिसमें काफी आग है। इसकी शुरुआत ज्वलनशील बयानों के साथ। একজন দুঃশাসন এসছেন বাংলায়, ভোট আসলে দুর্যোধন আর দুঃশাসনরা আসেন, ওদের চোখে দেখবেন দু চোখে
দেখলেই আতঙ্ক হবে। দুঃশাসন বাবু এসছেন, শকুনি মামার চেলা চামুন্ডারা ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বলে বেড়াচ্ছে বাংলায় নাকি 1.5 কোটি লোকের নাম বাদ যাবে। কেন? मैं पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या आप घुसपैठ होने देना चाहते हो? उन्होंने घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस घुसपैठ नहीं रोक सकती। বড় বড় কথা, মিথ্যে কথা। বাংলায় শুধু অনুপ্রবেশকারী, কাশ্মীরে নাকি নেই। তাই যদি সত্যি হয় বন্ধু, একটা কথার উত্তর চাই, পহেলগাঁও তাহলে কি আপনারা করলেন? দিল্লিতে কিছুদিন আগে যে ঘটনা ঘটে গেল, অনুপ্রবেশকারী বাংলা ছাড়া কোথাও নেই, তাহলে কি আপনারা করলেন? तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन में भय, भ्रष्टाचार और कुशासन और विशेषकर घुसपैठ से बंगाल की जनता चिंतित भी है, भयभीत भी है और आशंकित भी है। ইলেকশন এসে গেছে এবং এসআইআর এর নাম করে গরিব সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার হচ্ছে। বলতে পারেন সাধারণ মানুষ আমায় উন্নয়নের কথা, উন্নয়নের পাঁচালী দেখে নেবেন। पूरे बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर कितना बड़ा खतरा है। देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है तो बंगाल की बॉर्डर सील कर दे। ऐसी देशभक्त सरकार यहां लानी पड़ेगी जो ममता बनर्जी नहीं कर सकती, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी। अमित शाह ने हमला किया तो ममता बनर्जी ने बराबर जवाब दिया, लेकिन ममता इतने पर ही नहीं रुकी। ममता बनर्जी से कुछ तीखे सवाल भी अमित शाह ने किए। उन्होंने पूछा कि क्या वो सरकार आपकी नहीं है जो बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दे रही है। उनका दूसरा सवाल था कि घुसपैठिया गांव में घुसता है तो उस पर किसी तरह का एक्शन लिया जाता है क्या, यह अमित शाह ने पूछा। अमित शाह ने यह भी पूछा कि आपकी सरकार क्या कर रही है, घुसपैठियों को वापस क्यों नहीं भेज रही, बंगाल की तरह कश्मीर, असम, त्रिपुरा के बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं हो रही है। अमित शाह ने जिस तरीके से घुसपैठ पर ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश की, उससे तो यह साफ पता चल रहा है कि घुसपैठ पश्चिम बंगाल के चुनाव का केंद्र बिंदु रहने वाला है। वैसे ममता बनर्जी भी अपने जवाब और राजनीतिक हमले में सिर्फ अमित शाह और बीजेपी को ही टारगेट नहीं कर रही हैं, बल्कि चुनाव आयोग पर भी ठीक ठाक हमला किया उन्होंने यह भी कहा कि एसआईआर का इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए हो रहा है, यानी पहले घुसपैठ और अब एसआईआर चुनाव तक बना रहने वाला है। আরে বার করছে এসআইআর, এত মানুষের মৃত্যু, এখনো পর্যন্ত 58 থেকে 60 জন মানুষ মারা গেছে। আমরা লড়বো, মরবো, কিন্তু মাথা বিকিয়ে দেব না। এটা মাথায় রাখতে হবে, মাথা উঁচু করে চলতে হবে। গুলি করে মেরে দাও না, সব শান্তি হয়ে যাবে, তাও হবে না। আমি যা তৈরি করে রেখেছি না, ফাটাফাটি। এবারকার খেলার নাম হবে ফাটাফাটি। लोकतंत्र में जनता महान होती है और जनता जब तय कर सकती है, कर लेती है, किसी भी तानाशाह का कुछ नहीं चलता। ममता जी के पास से और कोई अपेक्षा रख नहीं सकते। उनके खिलाफ जजमेंट आएगा तो जुडिशरी बीजेपी की है, इलेक्शन कमीशन घुसपैठिया हटाएगा, एसआईआर लाएगा तो इलेक्शन कमीशन बीजेपी का है। वो हारने के बाद शायद ऐसा कही कि मेरे कार्यकर्ता ही बीजेपी में चले गए। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव के बयान काफी शुरुआती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ते जाएंगे। वैसे 2021 में पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत दिलचस्प था, तब टक्कर करीबी मानी जा रही थी, लेकिन आखिरी नतीजों में टीएमसी बीजेपी से काफी आगे थी। लेकिन इस बार एसआईआर को लेकर इतनी चर्चा है कि इसका नतीजों पर असर पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं। 2021 के चुनाव में टीएमसी को 215 सीटें मिली थी और बीजेपी को 77।
यानी टीएमसी और बीजेपी के बीच कुल 138 सीटों का अंतर था। वोट प्रतिशत की बात करें तो टीएमसी को 48.02% वोट मिले थे और बीजेपी को 38.15%, यानी टीएमसी और बीजेपी के वोट शेयर में अंतर 9.87% का था। अगर वोटों की बात करें तो टीएमसी को 2,89,68,281 वोट मिले थे और बीजेपी को 2,29,05,474 वोट, यानी दोनों में वोट बैंक के हिसाब से अगर आप देखें तो वोटों का अंतर करीब 60,62,807 का था। अब पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद 58 लाख वोटरों के नाम हट गए हैं। टीएमसी का आरोप है कि चुनाव आयोग ने जानबूझकर लोगों के नाम काटे, जबकि बीजेपी इसे रूटीन प्रक्रिया बताते हुए उम्मीद जाहिर कर रही है कि अवैध घुसपैठिए इससे बाहर हुए होंगे। यहीं से बीजेपी बंगाल में अपने लिए उम्मीद की किरण देख रही है और ममता बनर्जी थोड़ी परेशान दिख रही है। ये बंगाल के संदर्भ में आज की स्थिति है और जैसा मैंने आपको बताया, बयानों के बाण छोड़े जाने लगे हैं, महाभारत के किरदार फिर से जिंदा होने लगे हैं और गुजरते वक्त के साथ ये मामला और इंटेंस होने वाला है। फिलहाल बात देश की रॉकेट शक्ति की भी कर रहे हैं, जो रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है। दुश्मन चाहे किसी भी फ्रंट पर हो, किसी भी दिशा से साजिश रचा हो, वो भारत की अचूक रॉकेट शक्ति का शिकार बनेगा, क्योंकि हिंदुस्तान की स्वदेशी शक्ति में पिनाका की लॉन्ग रेंज पावर भी शामिल होने जा रही है। वैसे तो वर्षों से पूरी दुनिया पिनाका के पराक्रम से परिचित है, लेकिन हर दौर में भारत ने पिनाका को अपग्रेड किया है। अब यह ज्यादा घातक और विनाशक बन चुका है। इसके नए अवतार का नाम है LRGR-120, यानी लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट। डीआरडीओ की तरफ से इसका सफल परीक्षण किया गया। पिनाका का यह नया अवतार कई गुना दूर और कहीं ज्यादा सटीक प्रहार करने के लिए तैयार है। यह 120 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को उसके बंकर के भीतर घुसकर भी मार सकता है। पिनाका टैंक की तरह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसके नए वर्जन MK3 की रेंज 120 किलोमीटर तक है। इसके पुराने वेरिएंट 90 किलोमीटर तक दुश्मन को निशाना बना पाते थे। यह सिस्टम इतना तेज है कि 44 सेकंड में 12 रॉकेट फायर करता है। इसके रॉकेट्स की गति 5,700 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा होती है, यानी 1 सेकंड में 1.5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करता है। आधुनिक जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम की वजह से पिनाका का यह नया वर्जन अपना निशाना नहीं चूकता, प्रिसीशन में मार करता है। टेस्ट फ्लाइट के दौरान भी इसने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट किया। खास बात यह रही कि इस लॉन्ग रेंज रॉकेट का टेस्ट उसी दिन हुआ जब रक्षा मंत्रालय ने इसे सेना में शामिल करने की मंजूरी दी। भारत के दुश्मनों में अब पिनाका वाला डर बढ़ने लगा है, क्योंकि इसकी ताकत भी कई गुना बढ़ चुकी है। पिनाका के पहले वर्जन MI-1 की क्षमता सिर्फ 60 किलोमीटर तक हमला करने की थी, जिसे डीआरडीओ ने बढ़ाया और पिनाका MK2 की रेंज 90 किलोमीटर तक कर दी। अब इस गाइडेड रॉकेट सिस्टम की रेंज 120 किलोमीटर तक हो चुकी है। पिनाका का 300 किलोमीटर रेंज वाला वर्जन भी तैयार हो रहा है। आपको बताते हैं पिनाका रॉकेट सिस्टम कैसे देश की रक्षा शक्ति का एक मजबूत सिपाही है, जो एक आदेश पर बारूद की बौछार कर सकता है। पिनाका रॉकेट सिस्टम क्लस्टर जैसे घातक और विनाशक बम से भी प्रहार कर सकता है। एंटी टैंक हथियार चलाने में माहिर है, मतलब ऐसे हथियार जो दुश्मन के टैंक को सेकंड्स में नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बारूदी सुरंग उड़ाने वाले हथियार भी पिनाका रॉकेट सिस्टम से फायर हो सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि पिनाका की डिमांड दुनिया भर में है। आर्मेनिया समेत कई देशों ने इसे भारत से खरीदा है। ये पूरी तरह स्वदेशी है। इसका नाम भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है। और आज पिनाका के नए विध्वंसक वर्जन की ये चर्चा हो रही है, लेकिन पिनाका के उस पराक्रम से भी आपका परिचय करा देते हैं जो करगिल युद्ध के दौरान देखने को मिला था। करगिल युद्ध के दौरान पिनाका से निकले रॉकेट ने दुश्मन कैंप में खलबली मचा दी थी। इसके रॉकेट को ट्रक पर लोड करके ऊंचाई वाले इलाकों में भेजा गया था। वहां इस रॉकेट ने दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर दिया था। ऊंचाई पर बैठे दुश्मनों को अपने बंकरों को छोड़कर भागना पड़ा था। तब पिनाका के मार्क 1 वर्जन का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी रेंज इस नए वर्जन से आधी थी। पिनाका के प्रदर्शन से भारतीय सेना इतनी प्रभावित हुई कि युद्ध खत्म होने के फौरन बाद फरवरी 2000 में पिनाका की पहली रेजिमेंट आधिकारिक रूप से बना दी गई। और इस तरीके से अब यह पिनाका, जो करगिल के समय 60 किलोमीटर तक जिसके रॉकेट की रेंज थी, अब वो 120 किलोमीटर तक की मार वाला रॉकेट बन चुका है और आने वाले दिनों में उसकी रेंज बढ़ाकर 300 किलोमीटर तक कर दी जाएगी। पाकिस्तान का कोई हिस्सा बचेगा नहीं। और सत्ता में आप बात करते हैं गिग वर्कर्स, डिलीवरी बॉयज की। कल भी हमने सत्ता में आपको बताया था कि नए साल पर गिग वर्कर्स की तरफ से अखिल भारतीय हड़ताल का ऐलान किया गया है। खबर है कि इस हड़ताल में जेप्टो,
ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के डिलीवरी बॉयज भी शामिल होने वाले हैं। इन वर्कर्स की मांगों और परेशानी को समझने के लिए हमारे संवाददाता गौरव अग्रवाल ने ग्राउंड पर जाकर पड़ताल की। उन्होंने आधी रात में सड़कों पर यह रिपोर्ट तैयार की, कई डिलीवरी बॉयज से बातचीत की, उनसे वो सब जाना जो वो अपनी पड़ताल के जरिए दुनिया को बताना चाहते हैं। कितनी दूर है यहाँ से जहाँ आप डिलीवर करने जा रहे हो? सर ये ज़्यादा दूर नहीं है, बस 800 मीटर है। मैं 6.5 किलोमीटर से पिकअप करने आया हूँ यहाँ पर। अच्छा। हाँ और कितना टाइम लगता है इतनी दूरी में? सर यहाँ पे टाइम लगता है 10 से 15 मिनट लगती है। 10 से 15 मिनट लगती है। इस 10 से 15 मिनट में क्या कस्टमर कभी फ़ोन भी कर देता है कहाँ रह गए? हाँ जी सर, कस्टमर फ़ोन करता है। वो इसलिए करता है कि उसका ऑर्डर ठंडा हो गया तो वो लेगा नहीं और पेमेंट ही हमारे ऊपर लगती है। और कभी कंपनी से आप कहते हो कि देखो इस कस्टमर ने हमारे साथ ऐसा किया, तो कंपनी सुनती है आपकी? सर कंपनी कुछ नहीं सुनती है, कंपनी हमारी आईडी बंद कर देती है। और हम ये चाहते हैं कि हमारी भी मजबूरियाँ होती हैं और कुछ हमारी भी समझे कंपनी। क्या कहती है कंपनी? कंपनी ये कहती है कस्टमर की सुनो, और वो हमारी कंपनी हमारी नहीं सुनती है, कस्टमर की सुनती है। लेकिन आप इतनी रात में डिलीवरी क्यों कर रहे हो इतनी ठंड में? आपको ठंड नहीं लगती? सर ठंड तो हर इंसान को लगती है, हाँ, पर काम करना पड़ता है, पेट के लिए ही करना पड़ता है। आप जा रहे हो 31 तारीख को हड़ताल पे? हाँ, सब सुन रहे हैं कि बंद करना है, बंद कर देंगे। आप लोगों को कोई बोला है? सारे स्टोर वाले बोल रहे हैं कि 31 तारीख को, मीडिया में भी सुन रहा हूँ कि 31 तारीख को बंद है, तो हम बंद ही रखेंगे अगर बंद रहेगा तो। नहीं तो आप समझ रहे हो जायज़ है, मतलब सही है, हड़ताल होनी चाहिए? थोड़ा वो तो होना चाहिए कि हम लोगों को कुछ ज़्यादा पैसे भी हो जाए। ये ऑर्डर लेके आए हो आप? जी सर। तो ये डिलीवर नहीं किया आपने? नहीं सर, अभी कस्टमर कॉल नहीं उठा पा रहे हैं। कितनी देर से कस्टमर कॉल नहीं उठा रहे? अभी 10 मिनट हो गया सर। 10 मिनट से आप कॉल कर रहे हो, कॉल नहीं उठा रहे? अभी टाइमर चल रहा है सर, टाइमर तक वेट करना पड़ता है हमें। रात में डिलीवरी बॉय की ज़िंदगी कैसी होती है? खतरों से, जैसे फौजी की ज़िंदगी होती है। जैसी फौजी की ज़िंदगी होती है? क्यों? कभी भी कुछ भी हो सकता है। रोड पे कुछ लोग अच्छे भी जा रहे हैं, बुरे भी जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ड्रिंक करके चलते हैं रात में। क्या परेशानियाँ इस लाइन में? परेशानी सर ये है कि इस लाइन में एक तो काफ़ी दूर दूर तक 15-16 किलोमीटर कंपनियां भेजती है, और ऐसे कोहरे में काम कैसा हो पाएगा आप बताओ। उसके बाद हम ऑर्डर डिलीवर भी करते हैं, वहाँ जाने के बाद तो कहीं एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए, हमारे पास तो कुछ ऐसा चारा भी नहीं है जिससे कि हमारे घर वालों को मदद पहुँच जाए। डिलीवरी बॉयज जब डिलीवरी लेकर पहुंचते हैं घरों में, तो शायद ही कोई ये सोचता है कि किन हालातों में ये 8 मिनट 10 मिनट के अंदर डिलीवर करते हैं सामान। ये इस सिस्टम से जुड़े हुए लोगों का एक प्रयास है कि देश ये समझ पाए कि किन हालात में वो काम कर रहे हैं। और सत्ता में अब आपको देश में नए साल को मनाने का नया ट्रेंड दिखाता हूं, जो धीरे धीरे बदलता दिख रहा है। इसमें आपको विशेष तौर पर कुछ युवाओं में एक विचार परिवर्तन वाली सत्ता नजर आएगी। देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो नया साल मनाने के लिए पहाड़ों पर गए। इससे पहाड़ों पर चक्का जाम वाली स्थिति बन गई। इसकी तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई थी। लेकिन इस देश में सिर्फ पहाड़ों के भक्त नहीं हैं, बल्कि भगवान के वो भक्त भी हैं जो नए साल पर मंदिर दर्शन का प्रण लेकर अलग अलग मंदिरों में पहुंचे हुए हैं। इसकी कुछ अद्भुत तस्वीरें अयोध्या, मथुरा और काशी जैसे शहरों से आई। पहाड़ों पर नया साल मनाने में दिलचस्पी रखने वाले लोगों में बर्फबारी देखने का भी उत्साह है। लेकिन नए साल के मौके पर मंदिरों में पहुंचे लोग आध्यात्मिक उत्साह से भरे हुए हैं। नए साल के आगमन के साथ पार्टी प्रेमियों में जोश तेज है, लेकिन देश के अलग अलग मंदिरों में पहुंचे इन लोगों में श्रद्धा और आस्था का रक्त संचार है। हालांकि आप भी नए साल पर किसी मंदिर में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ अपडेट्स आपको जान लेना चाहिए। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर ऐसी स्थिति है कि भक्तों की 2 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई है। इस भीड़ को देखते हुए बाबा विश्वनाथ के स्पर्श दर्शन पर 3 जनवरी तक रोक लगा दी गई। खबरों के मुताबिक वाराणसी में होटल, लॉज, गेस्ट हाउसेस सब फुल हो चुके हैं, जबकि दशाश्वमेध घाट पर आरती देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ आ रही है। अयोध्या के राम मंदिर में भी नए साल पर दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइनें हैं। प्रभु राम के दर्शन के लिए भक्तों को 2-3 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। अयोध्या के भी ज्यादातर होटल और धर्मशाला फुल हो चुके हैं। बांके बिहारी मंदिर के बाहर भक्तों की हालत सबसे भयंकर है। यहां भी 1 से 2 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी हुई है। दर्शन के लिए 2 से 3 घंटे का इंतजार तो करना ही पड़ रहा है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है जिसमें सुरक्षा वाले सवाल भी हैं। श्रद्धालुओं से मंदिर प्रशासन को अपील करनी पड़ रही है। 5 जनवरी के बाद ही बांके बिहारी मंदिर में वो दर्शन के लिए आए, ये कहा जा रहा है। इसके अलावा मिर्जापुर के विंध्याचल धाम से सीकर के खाटू श्याम मंदिर तक भक्तों की जबरदस्त भीड़ है।
मनोकामना का ऐसा अंबार लग गया है कि ईश्वर के दरबार में भी जाम जैसी स्थिति हो गई होगी। आप देखेंगे कि हनुमान मंदिर के ठीक बाहर इस वक्त बड़ी संख्या में जो लाइन है वो लगी हुई है। घना कोहरा है, तापमान 7 डिग्री सेल्सियस है। इसके बावजूद सुबह से ही मंदिर के बाहर तक आप देखेंगे काफी दूर तक लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। बस सबका मनोकामना, सबका नववर्ष शुभमय हो। आप भी खुश रहें, हम लोग सभी लोग खुश रहें। बस हर परेशानी इस साल को ही अपने साथ पीछे छोड़ते गए, आने वाला साल में सबके लिए मंगलमय। ज्यादा 25 रहा उससे भी अच्छा रहे 2026 हमारा, यही बाबा से मांगने आए हैं। ये है बांके बिहारी मंदिर के बाहर की तस्वीरें जो कि श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ है। ये है बांके बिहारी के भक्त सुबह से अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि मंदिर गेट नंबर 3 के बाहर हम लोग खड़े हुए हैं और गेट नंबर 3 के बाहर से श्रद्धालु लगातार लाइन में खड़े होकर अपने आराध्य के दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। कुंज गलियां भरी हुई हैं, सड़कों तक ये भक्तों का सैलाब आपको दिखाई दे रहा है। और विंध्यवासिनी मंदिर में आई हूँ, विंध्याचल में, और मैं पटना से आई हूँ, पटना बिहार। कैसा लग रहा था दर्शन करके? अभी कॉरिडोर भी बन गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। भीड़ भाड़ थोड़ा सा तो था बट हो गया आराम से। यहाँ पे विंध्यवासिनी माँ का दर्शन करने के लिए आए थे और दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। नव वर्ष में आवश्यक जो पुलिस प्रबंध है, मजिस्ट्रेट्स हैं, उनको लगाया गया है और दर्शन सुगमता पूर्वक होता रहे, इसके लिए जब भारी भीड़ होती है तो उसमें चरण स्पर्श दर्शन को बंद किया जाता है। मैं यूएसए में रहती हूँ और वहाँ पर काम करती हूँ और काशी आई थी नए साल के लिए बाबा का आशीर्वाद लेने, और बहुत ही सुंदर है काशी। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, ऐसे सुकून सा है कि यहाँ पर बाबा का बुलावा था और इच्छा था कि नया साल एक बाबा के दरबार से चालू हो और मंदिर से चालू हो। और हमने सोचा कि नया साल अगर हम काशी बनारस में महादेव की नगरी में आके मनाएंगे तो हमारा पूरा साल अच्छा जाएगा। भगवान के भक्त तो आपने देख लिए, अब आपको पहाड़ प्रेमियों से मिलवाते हैं जिन्होंने सोच लिया है कि चाहे जाम में फंस जाएं, लेकिन नया साल तो पहाड़ों में ही मनाना है। और इसी वजह से अब हालत ये हो चुकी है कि मनाली, धर्मशाला, शिमला, मसूरी जैसे पहाड़ों पर गाड़ियों की लाइनें। सबसे ज्यादा भीड़ इस वक्त मनाली में है। तमाम हिल्स और स्नो पॉइंट्स पर टूरिस्ट स्लाइड हो गया है। रोहतांग के रास्ते में आने वाले पॉइंट्स पर सिर्फ पर्यटकों का अंबार नहीं है, बल्कि अव्यवस्था का भी पहाड़ खड़ा हो रहा है। मनाली के ग्राम्फू और कॉक्सर स्नो पॉइंट्स पर भी स्थितियां खराब हैं। इस पर भी आपको एक रिपोर्टर्स रील दिखाते हैं। सड़क किनारे जो पार्किंग की दिक्कत है उसको देखिए कि कैसे गाड़ियां लगाने में पहाड़ों पर इस वक्त मशक्कत करनी पड़ती है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, मनाली से करीब 20 किलोमीटर ऊपर ग्राम्फू स्नो पॉइंट है और यहां पर लोग आते हैं रोमांच के लिए, घूमने के लिए, बर्फ देखने के लिए। आप समस्या की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। पहाड़ियों पर कोई पार्किंग की ऐसी व्यवस्था होती नहीं है, इसी वजह से लोग सड़क किनारे गाड़ियां लगा देते हैं और कंजेशन काफ़ी हो जाता है, तंग सड़कें हो जाती हैं। ऐसे में ट्रैफिक जाम लग जाता है। आप देखिए सामने आपको कुछ पर्यटक भी दिखेंगे जो कि पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर बर्फबारी हुई है। जो पुरानी बर्फ है उसका एक यहाँ पर एक छोटा सा रिंग बनाया गया है, उसमें लोग वहाँ पर एंजॉय करते आपको दिखेंगे। जिस हिसाब से हम लोग आए थे स्नोफॉल देखने के लिए, उस हिसाब से यहाँ पे स्नोफॉल तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। जो कुछ दिख रहा है वो तो पहाड़ियों के एकदम चोटी पे दिख रहा है, जहाँ पे हम लोग जा नहीं सकते हैं। गाड़ी पार्क हो रहा है, 2-3 किलोमीटर लंबा पार्किंग हो रहा है। पार्किंग की दिक्कत है जी, बहुत पार्किंग का दिक्कत है। बहुत सारा बर्फ होगा, इस हिसाब से ही हम इधर आए थे, बट यहाँ पे कोई देख के धूप निकली हुई है फिलहाल तो। धूप निकली है, ऊपर से बर्फ नहीं है। मैंने देखा स्नोफॉल इतना कम है, फिर मैं सैड हो गई थी। आए थे स्नोफॉल के चक्कर में, सर बिल्कुल भी स्नोफॉल नहीं है यहाँ पर। इतनी दूर आया और आके भी पछता रहा। जिंदगी खराब। मैं इस वक्त अटल टनल पर मौजूद हूं और यहाँ से आपको दिखाना चाहूंगा बड़ी संख्या में जो गाड़ियां हैं वो दूसरी तरफ रोहतांग की तरफ जा रही हैं, जहां पर ऊंची चोटियों पर लोग बर्फ देखने के लिए जाते हैं। और आप देखिए लगातार अटल टनल से जो वाहन हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और आपको दिखाना चाहूंगा पीछे वाहनों की लंबी कतार यहाँ पर दिखाई देगी। कार्निवाल का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और शिमला जो है पैक्ड है बिल्कुल। होटल और सारे बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक। तो इस भयानक भीड़ वाली चिंताएं तो हैं ही, लेकिन एक दूसरी बात आपने नोटिस की,
पहाड़ों में जहां इस समय बर्फबारी होती थी, अच्छी खासी बर्फबारी होती थी, उन जगहों पर स्नोफॉल नहीं हो रहा है। एनवायरनमेंट को लेकर जो कंसर्न्स हैं, क्या उनकी सिर्फ बातें होंगी? और सत्ता में अब बात रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट की, जहां इतनी बड़ी घटना हुई है कि उसके विध्वंसक नतीजों के बारे में सोचकर जेलेंस्की बहुत डरे हुए हैं। हुआ यह कि पुतिन के घर पर स्वार्म ड्रोन से अटैक हुआ, मतलब ड्रोन के पूरा एक झुंड पहुंचा। रूस के नोवगोरोद में वल्दाई झील के पास बने पुतिन के सरकारी आवास को निशाना बनाया गया। दावा है कि यूक्रेन ने यहां 91 ड्रोन दागे। हालांकि सभी ड्रोन्स को रूसी डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया, लेकिन अपने घर पर हुए हमले से पुतिन की नाराजगी बढ़ गई। रशिया यूक्रेन युद्ध में हमला भविष्य में बहुत बड़े बदले की वजह बन सकता है और इसे बहुत घातक माना जा रहा है। रूस की तरफ से यह तो नहीं बताया गया कि हमले के वक्त पुतिन अपने आवास पर थे या नहीं, लेकिन यह जरूर कहा गया कि जेलेंस्की का प्लान पुतिन की हत्या करने का था। यूक्रेन के ये हमले ऐसे वक्त पर हुए हैं जब शांति वार्ता चल रही है। उम्मीद जताई जा रही थी कि जल्द ही युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन इस हमले ने शांति वाली उम्मीदों को करीब करीब खत्म कर दिया। इस हमले से जुड़ा फैक्ट और फेयर वाला फैक्टर आपके सामने रखता हूं। फैक्ट यह है कि पुतिन के सरकारी आवास पर हमला हुआ, और फियर यह है कि अब यूक्रेन के लिए खतरा और बढ़ गया। कीव में जेलेंस्की के आवास पर भी अब कभी भी हमला हो सकता है। फैक्ट यह है कि पुतिन के घर को टारगेट करके 91 ड्रोन दागे गए, और अब डर यह है कि अब यह बात यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगी। पुतिन का गुस्सा यूरोप तक भी बढ़ सकता है। फैक्ट यह है कि यह हमला उस वक्त हुआ जब ट्रंप जेलेंस्की की बैठक चल रही है, और डर यह है कि अब ट्रंप का पीस प्लान फेल हो जाएगा और यूक्रेन में बारूद की बारिश होती रहेगी। रूस ने ऐलान किया है कि हमले का अंजाम विनाशक होगा। जेलेंस्की की तरफ से कहा जा रहा है कि हमला यूक्रेन ने नहीं किया, रूस की तरफ से झूठ बोला जा रहा है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जा रहा है। हमले के बाद ट्रंप भी गुस्से में है। पुतिन ने खुद उन्हें फोन करके अपने घर पर हुए हमले के बारे में बताया, जिस पर ट्रंप ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि अच्छा हुआ मैंने यूक्रेन को टॉमाहॉक मिसाइल नहीं दी। पुतिन ने ट्रंप से साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अब यूक्रेन को जवाब जरूर मिलेगा। पुतिन के इस ऐलान ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। कीव में डिफेंस सिस्टम तैनात करने के आदेश दे दिए गए हैं। यूक्रेन के साथ खड़े यूरोप के देश भी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर अपनी बात रखी, पोस्ट करके कहा कि कूटनीतिक प्रयास ही संघर्ष को खत्म करने का सबसे असरदार रास्ता है, और हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वो ऐसे किसी भी कदम से बचें जो शांति की कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यूक्रेन ने हमला किया हो या ना किया हो, लेकिन अब वो ज्यादा नुकसान में जा ही सकता है, क्योंकि एक तरफ रूस प्रतिशोध लेने को बेचैन है तो दूसरी तरफ कूटनीतिक मोर्चे पर भी वो पिछड़ सकता है।